दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मान के चल रहा हूं कि बहुत आनंदित होंगे। हालांकि देश में इतना बड़ा संकट है और इतने बड़े संकट के समय आनंदित होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन देश में जिस तरह की समस्या है उस समस्या का समाधान करने में हम लोग अब सक्षम हो रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं लॉकडाउन के संदर्भ में, हम सब लोग उन दिशा निर्देशों की पालना कर रहे होंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। सुरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, नमस्कार। महिपाल जी नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया है। बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ आप लोगों से बातचीत करते हुए। आनंदित इसलिए दोस्तों क्योंकि आप लोगों से बातचीत करने पर कई सारे नए नए सवाल पैदा होते हैं। नए नए सवाल जो आप लोग पूछते हैं उन प्रश्नों का समाधान ढूंढने की मैं कोशिश करता हूं। इससे हमारे भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप ही वे लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग हैं। हमारी जो समताएं हैं उन समताओं को बढ़ाने में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, किसी तरह की और भूमिका न बनाते हुए सीधा मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। आज का आप लोगों ने पेपर समाचार पत्र पढ़ लिया होगा। आज के समाचार पत्र में महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री उद्धव ठाकरे जी, उनके बारे में एक न्यूज थी और उस न्यूज की वजह से कई सारे मित्रों ने फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से प्रश्न पूछे हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। मीनाक्षी जी नमस्कार, गणेश जी नमस्कार। आप सबको बहुत सारा नमस्कार। बस अब सीधा टू द पॉइंट बात कर ले हम लोग। 10 से 12 मिनट हम लोगों को इस विषय पर बात करनी है और वो विषय ये है कि महाराष्ट्र में क्या हो सकता है और इस संदर्भ में भारत का संविधान क्या कहता है। दोस्तों, आप सब लोगों को आइडिया है अक्टूबर नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव के बाद में वहां बहुत दिनों तक सरकार किस दल की बनेगी उसको लेकर वह मामला लटका रहा और आखिर में जाकर वहां एक बार देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी, वो मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, इस संदर्भ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं और आपके प्रश्न चूंकि मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सारे प्रश्न भी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली बात यह है, जितेंद्र पुरी जी, लॉकडाउन के बारे में आज हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आज अपना पूरा कंसंट्रेशन महाराष्ट्र के इशू पर है, तो मुझे लगता है कि अपने को उसी विषय पर अपने आप को सीमित रखना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, महाराष्ट्र का जो विधानमंडल है उसमें दो हाउस है, एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। अगर आप सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं, अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 164, आर्टिकल 164 आप लोगों ने देख रखा होगा। आर्टिकल 164 में मंत्री की योग्यता का उल्लेख है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं तो आपको राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना होगा। और राज्य विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। दोस्तों, महाराष्ट्र उन गिने चुने राज्यों में से है जहां पर विधान परिषद का भी अस्तित्व है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विधानसभा के मेंबर नहीं है और विधान परिषद के मेंबर है तब भी आप मंत्री बनाए जा सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खूबसूरती ये है, आर्टिकल 164 हो चाहे राज्य के संदर्भ में, चाहे आर्टिकल 75 हो देश के संदर्भ में, केंद्र सरकार के संदर्भ में, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सदस्य ना भी हैं तो भी आपको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आप अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रहेंगे बिना सदस्य बने। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आप राज्य विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद किसी भी हाउस के अगर सदस्य नहीं है तो भी आपको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आप अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रहेंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जब मैंने 2 घंटे पहले आप लोगों के सामने ये पोस्ट रखी थी कि आज हम लोग 1 बजे इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो मेरे एक मित्र हैं महेश जी, उन्होंने इस संदर्भ में, महेश कुमार जी रचयिता, शायद देख रहे होंगे इस लाइव को, महेश जी ने एक बहुत अच्छा मेरे सामने एक विकल्प रखा कि श्री उद्धव ठाकरे जी अगर विधानमंडल के आज के दिन सदस्य नहीं है, उन्होंने 28 नवंबर 2019 को शपथ ली। देखिए दोस्तों, 28 नवंबर 2019 को उन्होंने शपथ ली।
मैं कह रहा हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको सदस्य बनना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि वो ना तो विधानसभा के सदस्य है, ना विधान परिषद के सदस्य है। तो 28 नवंबर से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ऐसी स्थिति में 27 मई 2020 तक उनको सदस्य बनना ही पड़ेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर वो 27 मई 2020 तक अगर सदस्य नहीं बन पाते तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना स्थान रिक्त करना पड़ेगा। ये तो बात है। महेश जी ने प्रश्न का एक जवाब देते हुए उस पोस्ट पर लिखा था कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बन पाते तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा दे देंगे और पुनः शपथ ले लेंगे। तो दोस्तों, मैं इस संदर्भ में एकदम क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि मुख्यमंत्री बन गए या मंत्री बन गए, 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य बने बिना मंत्री रह गए और आपने फिर इस्तीफा दे दिया, 1-2 दिन का गैप डाला और उस गैप के बाद में आप वापस मंत्री बन जाएंगे। जी नहीं, एक विधानसभा के कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है, एक विधानसभा के कार्यकाल में आप बिना विधानमंडल का सदस्य बने आप 6 महीने ही मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकते हैं। पहली बात तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 6 महीने के मंत्री बन जाइए, फिर 1-2 दिन का गैप डालिए, फिर वापस मंत्री बन जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट्स है और महाराष्ट्र में अभी विधानसभा की एक भी सीट खाली नहीं हुई है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीट के लिए निकट भविष्य में चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि श्री उद्धव ठाकरे जी विधानसभा के तो कम से कम सदस्य नहीं बन रहे। अब उनके पास है ऑप्शन विधान परिषद का। अब यहां पर बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिस पर मुझे लगता है कि अपने को बात करनी चाहिए। और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? महाराष्ट्र में विधान परिषद है। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद एक परमानेंट हाउस है क्योंकि वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, कभी वो भंग नहीं होता है। लेकिन विधान परिषद का जो सदस्य है उसका कार्यकाल जरूर 6 वर्ष होता है। महाराष्ट्र की जो विधान परिषद है उसमें टोटल जो सीट्स है वो 78 सीट है। और भारत का जो संविधान है आर्टिकल 171 अनुच्छेद 171 को अगर आप ध्यान से देखें तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का स्पष्ट उल्लेख कर रखा है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि विधान परिषद का किस तरह से मेंबर चुने जाएंगे, किस तरह से मनोनीत किए जाएंगे। अगर अनुच्छेद 171 को आप ध्यान से देखें तो उसमें लिखा हुआ है साहित्य यानी लिटरेचर, कला यानी आर्ट, विज्ञान यानी साइंस, सोशल सर्विस यानी समाज सेवा और कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारी आंदोलन का कोई व्यक्ति विशेषज्ञ है तो उन्हें विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। और कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 171 ये कहता है कि विधान परिषद की जो टोटल जो सदस्य संख्या है उसका 1/6 भाग मनोनीत किया जाएगा। चूंकि महाराष्ट्र की जो विधान परिषद है उस महाराष्ट्र की विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 78 निर्धारित कर रखी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 171 आर्टिकल 171 जो कहता है कि 1/6 मनोनीत किए जा सकते हैं। तो 78 का 1/6 तो वैसे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में ये जो सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई है वो है 12। यानी राज्यपाल 12 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। अब दोस्तों, कल क्या हुआ? कल वहां पर महाराष्ट्र में मंत्री परिषद की एक बैठक हुई। सबसे बड़ी बात है, इस बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने नहीं की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंत्री परिषद की इस बैठक की अध्यक्षता श्री उद्धव ठाकरे ने नहीं की। और क्यों नहीं की उस पर बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या उस बैठक में? इस बैठक के बाद इस बैठक की अध्यक्षता अजित पवार ने की जो कि एनसीपी के है, नेशनल कांग्रेस पार्टी के है। इस बैठक के बाद राज्यपाल को एक अनुशंसा की गई। और राज्यपाल को क्या अनुशंसा की गई? अनुशंसा ये की गई कि जो श्री उद्धव ठाकरे जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उन्हें विधान परिषद में मनोनीत कर दिया जाए। दोस्तों, आप मुझसे यहाँ पर कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका पहला प्रश्न ये होगा कि मनोनीत करने की अनुशंसा क्यों की, चुनाव करवा दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम बात बता देना चाहता हूं, महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव प्रस्तावित थे। 24 अप्रैल को
विधान परिषद के चुनाव प्रस्तावित थे, वो चुनाव कोरोना संकट की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए, आगे सरका दिए गए। इसलिए महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के भी चुनाव नहीं हो रहे क्योंकि कोई भी सीट रिक्त नहीं है। तो आपके पास और क्या चारा है? आपके पास एक ही चारा है कि सदस्यों को मनोनीत करवाइए। तो श्री उद्धव ठाकरे का नाम भेजा गया है राज्यपाल के पास कि आप उन्हें विधान परिषद में मनोनीत कर दीजिए। अब दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न आपके होंगे। एक, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे जो आपने मुझे उस दिन भी प्रश्न पूछा, श्री रंजन गोगोई साहब को जब राज्यसभा में मनोनीत किया गया तो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि रंजन गोगोई साहब को किस कोटे से मनोनीत किया गया। वो तो ना साहित्यकार है, ना वो कलाकार है, ना वो समाज सेवी है, ना ही वो साइंटिस्ट है, तो उन्हें किस कोटे से मनोनीत किया गया। तो दोस्तों मैंने उस दिन भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की थी। मैंने कहा कि ये सब उदाहरण स्वरूप है, इन फील्ड में एक्सपर्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा कहीं क्लियर किया भी नहीं जाता कि फला व्यक्ति फला फील्ड में एक्सपर्ट है, इस वजह से मनोनीत किया जाता है। तो रंजन गोगोई वाले मामले से एकदम मेरे हिसाब से एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, श्री उद्धव ठाकरे को अगर मनोनीत किया जाता है तो 5 फील्ड उल्लेखित कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। उद्धव ठाकरे मनोनीत हो सकते हैं राज्यसभा में, कोई विधान परिषद में मनोनीत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, मनोनीत तो हो जाएंगे। दूसरी बात, आपका प्रश्न होगा क्या मनोनीत सदस्य मंत्री बनाया जा सकता है? यस, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत के इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी संसद के मनोनीत सदस्य को कभी मंत्री बनाया गया हो, और ऐसा का ऐसा राज्य के संदर्भ में भी कहा जा सकता है। तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई मनोनीत सदस्य मंत्री होगा, और वो भी सीधा मुख्यमंत्री होगा। तो उद्धव ठाकरे, मुझे ऐसा लग रहा है, एक इतिहास बनाने जा रहे हैं, और वो इतिहास क्या बनेगा कि वो विधान परिषद में मनोनीत होंगे और मनोनीत होकर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। मनोनीत सदस्य के लिए मंत्री बनने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों। कोई अगर संसद में या राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद में कोई सदस्य मनोनीत होता है तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है। अगर वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो 6 महीने के बाद में वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा कई सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि श्री उद्धव ठाकरे शिवसेना से हैं, वो पहले से किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो अब मनोनीत हो जाएंगे, तो उन्हें पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो पहले से शिवसेना से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न हैं। क्या राज्यपाल कल जो मंत्री परिषद ने जो अनुशंसा की है उसको मानने के लिए बाध्यकारी है, एक। और दूसरा, कल उद्धव ठाकरे ने मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं की? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होगा। मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करेगा, उसका हेड होगा मंत्री परिषद का, और राज्यपाल इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे अपनी स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर। तो मंत्री परिषद का मतलब ही मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री उसमें इंक्लूड है ही है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन कल मुख्यमंत्री इंक्लूड नहीं रहे, उस बैठक में शामिल नहीं रहे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा, ऐसा मेरा मन है, उन्होंने शायद ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उनका खुद का नाम ही राज्यपाल के पास अनुशंसित किया जा रहा था, इसलिए वो ये सोच रहे थे कि नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन ना हो, इसलिए उन्होंने बैठक की अध्यक्षता नहीं की। लेकिन दोस्तों, इससे मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अगर बैठक की अध्यक्षता भी करते और उनका नाम भी भेजा जाता तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक। दूसरी बात, क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री उद्धव ठाकरे को मनोनीत करेंगे ही करेंगे? और अगर मनोनीत नहीं किया तो फिर क्या होने वाला? ये 2 प्रश्न है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, महाराष्ट्र की विधान परिषद में पहले से 2 स्थान रिक्त हैं, और वो भी कौन से स्थान? जो मनोनीत किए जाने वाले हैं। महाराष्ट्र की विधान परिषद में 12 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनमें से पहले से 2 स्थान ऑलरेडी रिक्त है।
तो 2 सीटें तो खाली पड़ी है, इसलिए मनोनीत हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन दिक्कत है दोस्तों, दिसंबर 2019 में महाराष्ट्र की मंत्री परिषद ने, महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को 2 लोगों को मनोनीत करने के लिए अनुशंसा की थी। लगभग 3.5 पौने 4 महीने हो गए, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन लोगों को राज्य विधान परिषद में मनोनीत नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, अब श्री उद्धव ठाकरे जी का नाम भेजा गया है उन्हीं 2 स्थानों के लिए जो पहले से रिक्त है, जिनके नाम भेजे जा चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ राज्यपाल एक पेच फंसा सकते हैं। और राज्यपाल क्या पेच फंसाएंगे कि पहले जो 2 नाम भेजे हैं, क्या मैं उनको मनोनीत करूं या आपको मनोनीत करूं? एक तो बात वो ये कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर महाराष्ट्र सरकार ये कहेगी कि भाई उनके नाम हम वापस ले रहे हैं, आप श्री उद्धव ठाकरे जी को मनोनीत कर लीजिए, तो क्या राज्यपाल उनकी अनुशंसा यानी मंत्रिपरिषद की अनुशंसा मानने के लिए बाध्यकारी है क्या? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके पास स्वविवेकीय शक्तियां भी है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या वो इस मामले में स्वविवेकीय शक्तियों का उपयोग कर सकता है क्या? 99.99% राज्यपाल इस संदर्भ में वही करेगा जैसा मंत्रिपरिषद ने कहा, अर्थात श्री उद्धव ठाकरे विधान परिषद में मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन राज्यपाल ने पहले भी 4 महीने तक 2 लोगों को मनोनीत नहीं किया है। इसका मतलब आप उन्हें मजबूर तो कर नहीं सकते, वो कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम कर सकते हैं, 2 प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक, पहले जो नाम भेजे गए उनको मैं मनोनीत करूं, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने नहीं की है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, और ऐसी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राज्यपाल कार्य करेगा। तो राज्यपाल ये भी कह सकते हैं कि इसमें तो मुख्यमंत्री शामिल भी नहीं थे, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसा देखिए, दांव पेच लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोती सिंह जी कह रहे हैं कि राज्यपाल मनोनीत ना करे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भविष्य किस प्रकार से है, कितने उतार चढ़ाव आएंगे? मोती सिंह जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। अगर राज्यपाल मनोनीत नहीं करते हैं तो 2-3 चीजें खड़ी हो सकती हैं यहाँ पर। देखिए, राज्यपाल अगर मनोनीत नहीं करते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चैलेंज कर सकती है कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पालना नहीं कर रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 ये कहता है कि वो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करेंगे, लेकिन उन्होंने अनुशंसा को नहीं माना। लेकिन भाई दवे दोस्तों, अगर सोचिए कि 27 नवंबर 2020 तक मनोनीत नहीं करेगी तो हम मान के चल रहे हैं कि सरकार पहले से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अगर मनोनीत नहीं किया तो ऐसी स्थिति में 27 मई 2020 के बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद रिक्त हो जाएगा। यस, आप मुझसे एक फिर प्रश्न कर सकते हैं कि सर इसमें उद्धव ठाकरे का क्या दोष है? क्योंकि विधानसभा के चुनाव हो नहीं सकते, विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले थे 24 अप्रैल, जिसमें उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ने वाले थे, वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिए। ऐसी परिस्थितियों में श्री उद्धव ठाकरे कहाँ दोषी है? देखिए दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो चुनाव पोस्टपोन किए हैं, ये चुनाव जो पोस्टपोन किए हैं, ये कोरोना संकट की वजह से किया है। और ऐसी परिस्थिति देश में पहली बार आई है कि इस दौरान कोई चुनाव करवाना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि 6 महीने का टाइम पीरियड खत्म होने वाला था। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट नो डाउट श्री उद्धव ठाकरे के पक्ष में निर्णय देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो थोड़े ठीक नजर आते हैं। और राज्यपाल को मुझे लगता है कि उन्हें विधान परिषद में मनोनीत कर लेना चाहिए। आप मुझसे कहेंगे कि राज्यपाल का स्वविवेक का फिर क्या होगा? देखिए, राज्यपाल का स्वविवेक एक अलग चीज है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में अमूमन मंत्री परिषद के परामर्श पर ही राज्यपालों और राष्ट्रपति को काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो ऐसा करेंगे नहीं। अशोक जी कह रहे हैं अगर ऐसा राजस्थान में होता है, राजस्थान में ऐसा कैसे हो सकता है? राजस्थान में विधानसभा है, और अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अगर बनाया जाता है
तो राजस्थान में बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उनको सदस्य बनना पड़ेगा, और अगर किसी परिस्थिति में वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता है तो ऐसी स्थिति में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैं अशोक जी आपको बात याद दिला देता हूँ, तमिलनाडु में ऐसा हो चुका है। तमिलनाडु में जयललिता जी की सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को तमिलनाडु में मंत्री बना दिया जो वहां के विधानमंडल का सदस्य नहीं था, और फिर उसको इस्तीफा देना पड़ा। 2 दिन का इस्तीफा देकर इसके बाद में वापस मंत्री बना दिया गया। कोर्ट में गया मामला, और कोर्ट ने कहा आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीति बहुत सारे नई चीजें हो सकती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल अगर मनोनीत नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में 27 मई 2020 के बाद श्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 साफ साफ शब्दों में कहता है कि राज्य विधानमंडल का जो सदस्य है वही मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें सदस्य बनना होता है। आज सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं, देश में कोरोना संकट और महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट, यानी राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में तनाव हो सकता है क्या? देखिए, कोरोना जैसे संकट में मुझे लगता है किसी को अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, संविधान की पालना करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार का संकट वहां ना हो, लेकिन अगर राज्यपाल ऐसा करते हैं तो उसे नो डाउट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय है वो महाराष्ट्र सरकार के फेवर में रहने के चांसेस है। राज्यपाल का पद विवाद का पद हमेशा से रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल पद की जो गरिमा है उसके अनुकूल काम नहीं हुआ है। इनकी नियुक्ति, इनकी विमुक्ति और इनका जो कारनामे है वो हमेशा और हमेशा विवाद के विषय रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल पद पर जिन लोगों की नियुक्तियां की जाती है वो अक्सर राजनीतिक नियुक्तियां होती है, और यही सब वजह है कि इसकी वजह से ये पद विवाद का विषय रहता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जिन विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहे होंगे। पर मैं एक बात आपको साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त जरूर है, लेकिन वो स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। वर्ष 2016 का मामला है, अरुणाचल प्रदेश का मामला है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। नवाब वर्सेस विधानसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्णय देते हुए कहा था, और वो निर्णय देते हुए कहा कि राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियां हैं, लेकिन इनका मनमाना और काल्पनिक प्रयोग वो नहीं कर सकते। कुछ लोग प्रश्न कह रहे हैं क्या वहाँ, मित्र रजनीश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? रजनीश जी कह रहे हैं क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों लगेगा जब वहाँ पर विधानसभा में जो वर्तमान में जो सरकार है उसको स्पष्ट बहुमत है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। ओपी वैष्णव साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मना कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे मना कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है उसका इंटरप्रिटेशन करना। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हरगिज भी मना नहीं करेगा, ऐसा मान के चल रहा है। देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। पुखराज जी क्या कह रहे हैं? 27 मई तक कोरोना संकट की वजह से मनोनीत नहीं कर पाए। राज्यपाल को मनोनीत करने में कोरोना संकट बाधा नहीं बनेगा। डूंगर जी रावा साहब क्या कह रहे हैं? कुछ समय के लिए किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, फिर चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे वापस बन सकते हैं। हाँ, ऐसा किया जा सकता है। कि उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा दे दे और कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए कुछ समय के लिए, और जब कोरोना संकट समाप्त हो जाए और श्री उद्धव ठाकरे विधानसभा या विधान परिषद किसी भी हाउस में अगर जीत कर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मित्र लोग कह रहे हैं कि आप बहुत मोटे हो गए हैं, छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में मोटा होना वाजिब है। घर पर लॉकडाउन की स्थिति है, आप लोग जानते हैं, तो यह खाना पीने का ही काम हो रहा है अभी। 27 मई तक अगर फैसला नहीं दे सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री पद रिक्त तो होगा क्या, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन सिंह जी। नमस्कार, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर आते रहेंगे। आप अपना स्नेह, अपना प्रेम बनाए रखें, और आप जरूर सुझाव दीजिएगा किन किन विषयों पर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप जब लॉकडाउन की इस स्थिति में घर में बोर हो रहे होंगे, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच में आता हूं कि ताकि आपका जो बोरनेस है उसको थोड़ा कम कर सकूं।
वॉकिंग ऑब्वियसली बंद हो गई है सुभाष, इसलिए नहीं जा पा रहे, इसीलिए थोड़ा सा मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो भी नया टॉपिक है, ये जो महाराष्ट्र वाला जो इशू है, ये भी दोस्तों ने ही सुझाया था, आप लोगों ने ही सुझाया था। तो आप नए नए टॉपिक सुझाते रहिए, हम आगे भी इसी तरह से नए नए विषय पर बातचीत करते रहेंगे। दोस्तों, आपने सुना, मुझे मेरी बात को रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।